चलिए आइए इंडेस 2 का रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये इंडेस में लेके आऊंगा, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम May 25 के लिए जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडेस का रिवीजन मैं आपको दे सकूं, मैक्सिमम ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, तो आज इंडेस 2 से स्टार्ट करते हैं। इस रिवीजन का पर्पस क्या होगा? ये रिवीजन का पर्पस सिर्फ आपका ये है कि एक बार आपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इंडेस में वो सारे मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूंगा। जो क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं छोटे छोटे वो भी हम थोड़े से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल से जो इंपॉर्टेंट थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होंगे एक बार वो मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगा। और ये इंडेक्स में हम कुछ भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इसका अल्टीमेट पर्पस ये है कि एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको क्या होगा, आपको एक बार एक 360 डिग्री पे आपको एक व्यू मिल जाएगा पूरे इंडेक्स का कि हाँ भाई इस इंडेक्स में ये था। मतलब आप आराम से आंख बंद करके देखना, यहाँ पे स्क्रीन पे देखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना बस आराम से बैठ के, तो आपकी सारी चीजें एकदम रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, ट्राई करेंगे कम से कम टाइम में सारी चीजें हम कवर कर लें। बहुत ज्यादा चीजों को रिपीट नहीं करूंगा मैं और डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ताकि आप आराम से कवर कर भी सको, क्योंकि उतना जरूरत भी नहीं है अभी और उतना आपके पास टाइम भी नहीं है। क्योंकि आज क्या हो गया, आज 3 अप्रैल हो गई है, तो 3 अप्रैल से आपके पास अब पूरा 1 महीना भी नहीं है। तो आप अब 1 घंटा 1.5 घंटे वाली वीडियो पर इंडेस नहीं देख सकते कि एक इंडेस 1 घंटे 1.5 घंटे में कवर हो रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा बहुत कम से कम टाइम में इसको कवर करूँ। ठीक है, चलिए आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि भाई साहब इन्वेंट्री को किस तरीके से दिखाना है, ट्रीटमेंट क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट क्या होगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किस तरीके से करना है, टेक्निक्स क्या होंगी कॉस्ट की मेजरमेंट की, और आपका एनआरवी वगैरह किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई साहब स्कोप की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे ये इंडेक्स नहीं लगता है और आपका बायोलॉजिकल एसेट पर ये इंडेक्स नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिकली अलग से इंडेक्स अवेलेबल है, दैट्स वाई यहां पर आपका नहीं लगेगा। आ जाइए, उसके बाद में हमने कहा भाई साहब इन्वेंट्री आपका जो 41 वाली बात है, तो 41 में सिर्फ एक कनेक्शन इतना है कि जो आपका इंडेक्स 41 है वो कहता है कि भाई साहब आपका जो फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल होगा उस पर आपने इन्वेंट्री अपना सॉरी बायोलॉजिकल एसेट को दिखाना होता है। तो अब हम ये कहा कि भाई साहब जब बायोलॉजिकल एसेट इन्वेंट्री में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, तो हमने कहा जब बायोलॉजिकल एसेट इन्वेंट्री में कन्वर्ट होगी तो इंडेक्स 2 क्या मांगेगा आपसे, कोई भाई लाओ कॉस्ट, एनआरवी लाओ, कॉस्ट लाओ, उससे कंपेयर करके विजिबल लोअर पे दिखाओ। तो अब वहां पर हम उसके आगे क्या मुंह दिखाएंगे, तो हमने कहा भाई साहब जब इन्वेंट्री वाला इंडेक्स ये पूछेगा भाई साहब इस इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है जो अभी अभी 41 से कवर होकर 2 में आई है, तो हम यहाँ उससे ये बोलेंगे भाई साहब जो आपका इंडेक्स 41 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी उसकी वही इंडेक्स 2 के हिसाब से इन्वेंट्री की कॉस्ट मान ली जाएगी। दैट्स इट, बात समझ में आती है। चलिए आइए आगे। उसके बाद में हमने बोला भाई साहब डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है, हमने कहा भाई साहब जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखते हो वो आपका इन्वेंट्री होता है। और इन प्रोडक्शन प्रोसेस भी अगर है पूरी तरीके से बनकर फिनिश गुड्स में नहीं रेडी हुआ है, अभी आधा अधूरा आधा पका है, ठीक है, वो भी आपका क्या है इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। उसके बाद में हमने बोला भाई साहब अगर आपने रॉ मटेरियल लाकर रखा हुआ है जिसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे तो वो रॉ मटेरियल भी आपका क्या है, इन्वेंट्री। ठीक है, तो हमने कहा भाई साहब रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स, ये 3 फॉर्म होती है आपका इन्वेंट्री की। उसके बाद में जो है जनछड़ी की भाई साहब, अच्छा रॉ मटेरियल भी जो है आपका कौन सा होगा, टू बी कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर किसी और प्रोसेस में वो आपका कंज्यूम हो रहा है तो वो रॉ मटेरियल नहीं माना जाएगा। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो आइटम कंज्यूम हो रही है वही आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, किसी एडमिन डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ चीजें कंज्यूम हो रही है कि कंज्यूम होकर खत्म हो रही है, उसको आप इन्वेंट्री मत बोल देना। सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री में जो आइटम आपकी कंज्यूम हो रही है वो आपका क्या है, रॉ मटेरियल है। बात समझ में आती है। उसके बाद में जनछड़ी के भाई साहब पैकिंग मटेरियल जो है वो आपका इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, तो हमने कहा भाई साहब पैकिंग मटेरियल इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा। वो कौन सा आएगा, हमने कहा भाई साहब जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होगा वो आपका इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा, जो आपका सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल होगा वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके बाद एक और जनछड़ी के भाई साहब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल क्या होता है, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल क्या होता है, तो हमने कहा भाई साहब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल सिंपल सी बात है, जो आपकी इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने में लग रहा है वो आपका प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है। जो आपका इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने में नहीं यूज हो रहा है वो आपका क्या है, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है। ठीक है, तो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल को हमने कहा भाई सब सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए एग्जांपल दो सर। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो कोका कोला की बोतल, कैंपा की बोतल, कैच की बोतल। ठीक है, तो आपका कोका कोला की बोतल जो है वो आपका बोतल खरीदने जाते हो, उसके अंदर जो लिक्विड है वो आप खरीदने लेके जाते हो। ठीक है, तो वो जो लिक्विड है वो आपको किसी कंटेनर में लेके आना पड़ेगा, तो वो जो बॉटल है वो उसकी कंटेनर है, उस बॉटल के बिना आप लिक्विड को नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब वो बॉटल एसेंशियल है उस इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। तो इसका मतलब जो बॉटल है जो आपकी कोका कोला की फैक्ट्री में रखी होंगी वो आपका इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएंगी। क्यों, क्योंकि वो आपका प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है।
वो जो कार्टन होता है जिसमें बॉटल भरी जाती है, जिसमें बॉटल भरी जाती है, वो कार्टन बड़ा सा गत्ते का ब्राउन कलर का, वो आपका क्या है, वो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है, क्योंकि उसके बिना भी गुड्स को बेचा जा सकता है। वो तो फर्दर पैकिंग आप कर रहे हो, इस वजह से आप लेके जा रहे हो, अदरवाइज फिर उसके बिना भी आप कोल्ड ड्रिंक को बेच सकते हो, तो दैट्स वाई वो आपका क्या माना जाएगा, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल माना जाएगा। चलिए आगे एनआरबी की अगर हम बात करें तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब नेट में आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, बस वही आपकी एनआरबी है। मैंने कहा भाई साहब ये मेरा पेन है, इसको मैं 100 रुपए का मार्केट में बेच सकता हूँ, 100 रुपए का मार्केट में बेचने लायक बनाने में 10 रुपए की निब डालनी पड़ेगी, 10 रुपए की निब अगर डालनी पड़ेगी तो भाई साहब ये 10 रुपए आपका क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि जब तक निब नहीं डालोगे तो 100 रुपए का पेन कौन लेगा। ठीक है, तो 100 रुपए का पेन अगर बेच रहा है तो 10 रुपए की निब डालनी पड़ेगी, 10 रुपए जेब से लगाने के बाद 100 रुपए आएंगे, तो नेट कितना पैसा आया मेरे पास में, 90 रुपए, तो 90 रुपए क्या है मेरी एनआरबी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई खर्चा हुआ है, कोई कमीशन देनी पड़े, इसमें ब्रोकरेज देनी पड़े, कुछ और खर्चा हो, वो भी आप उसमें से माइनस करो, तो नेट आपके हाथ में क्या पैसा आया वही आपकी एनआरबी है। रटना नहीं है, लॉजिकली समझ के चलना है। ठीक है, नेट आपके हाथ में क्या पैसा आया वो आपके एनआरबी है, बात समझ में आती है। उसके बाद में एग्जाम्पल है, आप देख लेना इसको। उसके बाद में भाई साहब आपने इंडेक्स में अलग से बताया भाई साहब एनआरवी और फेयर वैल्यू अलग अलग होती है, दोनों को एक मत मान लेना, एनआरवी और फेयर वैल्यू कभी आप मिक्सअप कर दो, तो इसलिए इन्वेंट्री ने फेयर वैल्यू को भी थोड़ा सा डिफाइन करके बताया, ऑल्दो इसके बारे में इंडेक्स 113 में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर भी उसने कहा भाई साहब फेयर वैल्यू ये होती है, एनआरवी ये होती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके बताया ताकि यूजर ऑफ इंडेक्स कंफ्यूज ना हो जाए कि एनआरवी और फेयर वैल्यू को मतलब एक तरह से सब्स्टिट्यूट यूज ना कर ले। उसके बाद में हमने बोला भाई साहब मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री किस तरीके से होगा, हमने कहा भाई साहब मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री सिंपल सा तरीका है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे आप इन्वेंट्री को मेजर करोगे। उसके बाद में हमने कहा भाई साहब कॉस्ट एनआरवी तो हमने समझ ली क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट आपकी क्या होती है, कॉस्ट देखो सिंपल सी बात है, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट में लगे आपकी क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनेगी। परचेज कॉस्ट में सर क्या क्या आती है, परचेज कॉस्ट में देखो आप जो रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हो उसका परचेज प्राइस आ जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी अगर आपकी नॉन रिफंडेबल है तो वो आ जाएगी, जीएसटी और वैट टैक्स वगैरह जितने भी आपके अगर नॉन रिफंडेबल है वो आ जाएंगे। क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है कि भाई साहब 100 रुपए का आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, जिसमें से आपका 70% रिफंडेबल है, 30% नॉन रिफंडेबल है, तो आप दिमाग में ध्यान रखना जो आपका नॉन रिफंडेबल वाला पोर्शन है ना वो आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस चीज को अचीव करने के लिए आपको जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वो आप करोगे। मैं आपको एडजस्टमेंट क्या करनी है वो नहीं बता रहा, मैं आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि जो आपका नॉन रिफंडेबल वाला पोर्शन है वो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से जो एडजस्टमेंट करनी पड़े क्वेश्चन में वो आपको करना है, ध्यान से करना है, कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, गलत मत करके आ जाना। चलिए आ जाइए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी आ जाएगी, हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह जो है वो भी आपका कॉस्ट ऑफ परचेज में आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आप माइनस कर दोगे अगर कुछ मिला है तो, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट वगैरह परचेज प्राइस में से ही माइनस कर देते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन कैश डिस्काउंट हम माइनस नहीं करते हैं। लॉजिक क्या है अभी नहीं बताऊंगा। चलिए आज कन्वर्जन कॉस्ट पे बात करते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में डेफिनेटली क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल हो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे आपका ह्यूमन मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मोटा मोटा आपका लेबर का कॉस्ट आता है, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट आती है। तो हमने कहा जो भी आपका डायरेक्ट लेबर है वो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दो, एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए की लेबर लगी, लेबर ने बोला भाई साहब एक यूनिट ऑफ पेन बना दूंगा 10 रुपए दूंगा, तो 10 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट में इसमें ऐड कर दूंगा, बात समझ में आती है। ओवरहेड फिर दो प्रकार के होते हैं आपके, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन के अलावा कोई और ओवरहेड है तो आपका इन्वेंट्री से कोई लेने देना नहीं, बात समझ में आती है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी सिंपल सी बात है, जितने भी लगे पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल, वेरिएबल तो नाम से ही है ना, वेरिएबल मतलब वेरी होते हैं वो पर यूनिट के हिसाब से, तो उसको आप पर यूनिट के हिसाब से जितने लगे ऐड कर दोगे। जबेला आता है फिक्स ओवरहेड में, जबेला आता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में, तो इसके लिए हमने कहा भाई साहब सिंपल सी बात है, एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी व्हिचएवर इज हायर के बेसिस पे आपको एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने यूनिट एक्चुअल में प्रोड्यूस हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करके जो आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को आप इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दोगे। सर बचे हुए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या होगा, वो आपके पीएल में चले जाएंगे, बात समझ में आती है। चलिए इसके अलावा आपकी आती है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या है सर, अदर कॉस्ट सिंपल सी बात है, आपका जो भी कॉस्ट इन्वेंट्री को ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में खर्च हुई है वो आपका सारी इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाएगी। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट भी आती है इंडेक्स 23 के हिसाब से, इसके बारे में हम बात करेंगे जब इन्वेंट्री का जो इंडेक्स 23 पढ़ेंगे हम तब की तब बात करी जाएगी। चलिए आज उसके बाद में हमने सिंपल सी बात करी भाई साहब जो रॉ मटेरियल एंड अदर सप्लाईज है उनकी वैल्यूएशन कैसे होती है, तो उसके लिए हमने कहा भाई साहब अगर आप फिनिश गुड्स को कॉस्ट से ऊपर पे बेच पाओगे तो आप रॉ मटेरियल जो उस फिनिश गुड्स में लगना है उसको आप किस पे वैल्यूएट करोगे, कॉस्ट पे वैल्यूएट करोगे। जो फिनिश गुड्स अगर आपका कॉस्ट से आप कम पे बेच पाओगे ऐसा आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो जो रॉ मटेरियल उस फिनिश गुड्स में लगा है और लगना है या फिर
उसको आप किस पे वैल्यू करोगे, एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, एनआरवी क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, तो देखो रॉ मटेरियल को हम बेचते नहीं है तो इसलिए एनआरवी उसकी अवेलेबल नहीं होती है, रॉ मटेरियल की सिर्फ रिप्लेसमेंट कॉस्ट अवेलेबल होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ये, अगर आज की डेट में हम रॉ मटेरियल को खरीदने लिख जाए तो आपका रॉ मटेरियल आज की डेट में हमें कितने रुपए का मिलेगा, वो उस रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, उसी पे हम वैल्यूएशन करेंगे। बात समझ में आती है? और ऐसा हमें हर बैलेंस शीट डेट पर करना होता है भाई, हर बैलेंस शीट डेट पे एबव बेसिस पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को हमें वैल्यूएशन करना होता है। बात समझ में आती है? चलिए एग्जांपल छोड़ो, आ गया कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आपका क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, अदर कॉस्ट होती है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें इशू है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा इशू है। ठीक है, इसमें इंडेस 23 के हिसाब से इशू है, बाकी इंडेस 2 के हिसाब से कोई इशू नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ओहो, इसके बाद हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड ऑन कन्वर्जन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी व्हिचएवर इज हायर। ये मैंने आपको बता दिया, बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे ना आपका नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, हिंट दे रहा हूं एग्जांपल में, इसमें मैंने क्लास में अच्छे से रिकॉर्ड किया था, डिटेल में बताया था। देखो बाटा कंपनी की नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है 1 लाख पेयर्स ऑफ शूज पर एनम। बाटा कंपनी क्या कर सकती है, 1 लाख पेयर ऑफ शूज बना सकती है पर एनम। ठीक है, ये उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है। कैसे डिसाइड हुई होगी सर, बाटा कंपनी के जैसे और जो इसके कॉम्पिटिटर है, रिलैक्सो हो गया और ये सब कैंपस हो गया, ये सब लोग भी एक साल में 1 लाख यूनिट बनाते होंगे, तो 1 लाख यूनिट बना गया भाई सब नॉर्मल कैपेसिटी है कि कोई भी एक कंपनी जो है 1 लाख यूनिट बना सकती है, पेयर्स ऑफ शूज बना सकती है। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट है 1 करोड़ रुपए, फैक्ट्री का रेंट कितना है 1 करोड़ रुपए। बाटा लिमिटेड एक्चुअल में प्रोड्यूस किया पूरे साल में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ शूज, 1 लाख बना सकते थे, नॉर्मल कैपेसिटी इतनी थी, लेकिन समहाउ किसी वजह से 1 पेयर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर किया, पूरे साल में 1 पेयर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर किया। सर 1 पेयर क्यों किया भाई, डिमांड ही नहीं होगी, बना के क्या करेंगे। ठीक है, तो किसी वजह से हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 पेयर ऑफ शूज का हुआ। ठीक है, सो द पॉइंट इज हाउ वी शुड ट्रीट 1 करोड़ रेंटल एक्सपेंस। 1 करोड़ रेंटल एक्सपेंस का क्या करें, पीएल में डाल दें या इन्वेंट्री में ऐड कर दें या क्या करें, आधा अधूरा करें, क्या करें, तो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमने बोला कि इफ वी एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, तो हम 1 करोड़ यूनिट, 1 करोड़ रुपए 1 यूनिट ऑफ पेयर ऑफ शूज में इंक्लूड कर देंगे। अगर मैं कहता हूं भाई साहब 1 करोड़ रुपए के रेंट के खर्चे में मैंने 1 यूनिट बनाया, तो ये सारा का सारा इसमें एलोकेट कर दूं, तो इसका मतलब 1 करोड़ रुपए का 1 पेयर ऑफ शूज आप दिखा रहे हो, इससे तो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो गई। बात समझ में आती है? तो इस वजह से हमने कहा भाई साहब एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी व्हिचएवर इज हायर के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट दिखाएंगे। मतलब ये जो एक आएगा ना, ये एक्चुअल नहीं आएगा, ना ही नॉर्मल आएगा, इनमें से जो हायर होगा वो आएगा। बात समझ में आती है? इससे ज्यादा मैं यहां पे कवर नहीं कर सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये एग्जांपल आप चाहो तो देख लेना, आपके समझ में आ जाएंगे। अदर कॉस्ट, देखो अदर कॉस्ट सिंपल सी बात है, अदर कॉस्ट आपका कोई भी कॉस्ट है जो ब्रिंग हुआ है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की ब्रिंगिंग में, प्रेजेंट लोकेशन में, कंडीशन में जो भी कॉस्ट खर्च हुई है वो सारी आपकी अदर कॉस्ट है, वो आपका क्या होगा, इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाएगी। स्टोरेज कॉस्ट अगर आपका नेसेसरी है प्रोडक्शन प्रोसेस में तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। भाई जब मैंने यहां पर कह दिया कि कोई भी नेसेसरी है, इनकर्ड हुई है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगी। उसके बाद आपने पूछा सर स्टोरेज कॉस्ट, तो इंडियंस ने कहा भाई साहब अगर नेसेसरी है तो आएगी, नेसेसरी है तो नहीं आएगी। बोरोइंग कॉस्ट कितनी आएगी, टू द एक्सटेंट ऑफ इंडेस 23 के हिसाब से बताएगा कितनी आनी, बात समझ में आती है। फिर हमने कहा कॉस्ट दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, कॉस्ट इन्वेंट्री में क्या आएगी उसके लिए तो एक बड़ा थंब रूल दे दिया भाई साहब, ये वाला जो पॉइंट है ना, बस ये थंब रूल है, एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। क्या नहीं आएगा भाई साहब, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज, मटेरियल, लेबर, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट अगर नेसेसरी नहीं है तो नहीं आएगी। ठीक है, एडमिन ओवरहेड नहीं आएंगे, सेलिंग ओवरहेड नहीं आएंगे, फाइनेंस कंपोनेंट नहीं आएगा। बात समझ में आती है। अदर देन इंडेस 23, इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की बात करता है। डेफिनेटली आपको पता है, रिवीजन कर रहे हो आप, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि भाई साहब अगर बोरोइंग आपका बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो आएगी, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइनेंस कंपोनेंट आप मान के चलो स्टार मार्क कर दो, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा 23 पे। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, देखिए जॉइंट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर सिंपल ही कहता है कि अगर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकल कर आए हैं तो कैसे होगा, तो हमने कहा भाई साहब एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट निकल कर आए हैं आपके में, तो आपको उसकी कॉस्ट अगर डायरेक्टली सेपरेटली मेजरेबल है
तो आप उनकी कॉस्ट को मेजर कर लो। मान लो मैंने कहा भाई साहब ये दो तरह के पेन है मेरे पास, एक तो जो है पेन टेप का पेन है और एक मेरे पास कौन सा है, ये मेरे आईपैड का पेन है। मैंने रॉ मटेरियल डाला और उसके बाद में दो पेन निकल कर आए, ठीक है, रॉ मटेरियल लगा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल डाला और 2-2 हजार यूनिट इन दो पेन के निकल के आए। तो मैंने कहा भाई साहब 1 लाख रुपए में से इस पेन की कितनी कॉस्ट, 1 लाख रुपए में से इस पेन की कितनी कॉस्ट। अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है बाय प्रोडक्शन प्रोसेस के नेचर तब तो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कर लूंगा, अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इंडेक्स कहता है जुगाड़ लगा लो। जुगाड़ कैसे लगाओगे, इन दोनों पेन को 2-2 हजार यूनिट अगर मार्केट में बेचोगे कितने के बिकेंगे, उसके सेल्स के रेशियो में उस 1 लाख की कॉस्ट को एलोकेट करो। तो दैट्स इट, सिंपल सी बात करता है, कोई ज्यादा झमेले की बात करता नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब अगर आपका जॉइंट प्रोडक्ट के साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी निकल कर आया है और बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है, ठीक है, इमटेरियल अगर है तो बाय प्रोडक्ट की एनआरबी उस जॉइंट प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें से लेस करके कॉस्ट को नेट कर दो, ठीक है, और उस नेट कॉस्ट को फिर सेल्स रेशियो में बांट दो जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू के, ठीक है। लेकिन अगर आपका बाय प्रोडक्ट आपका मटेरियल है तो बाय प्रोडक्ट को पूरी इज्जत दो जैसे आप जॉइंट प्रोडक्ट को दे रहे हो, ठीक है। बाय प्रोडक्ट अगर आपका मटेरियल है तो उसको आपको जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट करना है, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट करोगे तो जैसा जॉइंट प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट करते हो कॉस्ट का वैसे ही करोगे, बात समझ में आती। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्क्रैप भी है तो स्क्रैप को क्या करोगे, कॉस्ट में से लेस कर दो। भाई स्क्रैप का क्या करेंगे, स्क्रैप को मैं यही तो मानूंगा 1 लाख रुपए की कॉस्ट जेब से लगी, बचा हुआ जो स्क्रैप का कूड़ा कबाड़ा वो बेच के 5,000 रुपए आ गए तो नेट कॉस्ट 95,000 लगी। दैट्स सिंपल सी बात है, बात समझ में आती है। चलिए आज टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, ये क्या है, सिर्फ टेक्निक जब भी आता है ना वहां पे शॉर्टकट की बात करते हैं। जब भी हम कभी लाइफ में टेक्निक की डिस्कस करते हैं ना तो वहां पे हम कोई ना कोई शॉर्टकट लगा रहे होते हैं। वही सेम मीनिंग यहाँ पर इन्वेंट्री में है। यहाँ पे ये कहता है भाई साहब टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब ये कहता है भाई साहब ये आपने अगर पेन बनाया है तो इस पेन में कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितनी अदर कॉस्ट लगी, वो सारा निकालू, फिर मैं निकालू इसकी कॉस्ट कितनी, फिर इसके ही जैसा एक और पेन मेरे पास साइड में पड़ा हुआ है फिर उसमें भी यही काम करो, इसके जैसे 5 लाख पेन पड़े, एक एक पेन पे क्या ऐसे ऐसे काम करना है, समझदारी लगती है भाई। इंडेस ने कहा भाई साहब ऐसा नहीं करना, पागल हो जाओगे। इंडेस ने सिंपल बोला भाई साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगा लो ना, और इस पेन को बनाने में आपका 1,000 रुपए की कॉस्ट आई है तो सेम इसी फीचर का, इसी क्वालिटी का, हर तरीके से सेम ऐसा ही पेन दूसरा भी अगर होगा तो उसको बनाने में भी तो 1,000 की कॉस्ट आई होगी मोटा मोटा। तो कहता है कि आप क्या करो, एक पेन की कॉस्ट निकाल लो, एक पेन की कॉस्ट निकाल के नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दो, इन्वेंटरी कॉस्ट आ गई। सिंपल सी टेक्निक आपने लगा ली। उसके अलावा एक मेथड बात करता है आपका रिटेल मेथड। रिटेल मेथड ये कहता है कि भाई साहब अगर आपके पास बड़ी सारी कैटेगरी की इन्वेंट्री है, जैसे आपका रिटेल स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, आप जैसे जाते हो, जैसे मैं मेट्रो कैश एंड कैरी में जाता हूं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मेट्रो कैश एंड कैरी में बड़ी सारी चीजें होती हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हैं, आपके फूड प्रोडक्ट भी हैं और किसी और तरह के आइटम भी हैं। तो वहां पर एक एक आइटम इतनी छोटी छोटी आइटम होती है, किसी कॉस्ट निकालनी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको मैनेजमेंट को भी पता होता है भाई साहब हर प्रोडक्ट कितने का बेचते हैं और इसमें कितना कमा रहे हैं, तो कॉस्ट निकालनी है। देखो कॉस्ट निकालनी है, सिंपल सी बात है, कैसे भी निकले साम नाम दंड में कैसे भी करके मुझे कॉस्ट निकालना है। तो मैंने कहा भाई साहब अगर मैं जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से कितना कमा रहा हूं उसकी परसेंटेज ऑफ मार्जिन माइनस कर दूं तो भी तो कॉस्ट आ जाएगी मेरी, उस तरीके से निकाल लो। तो कहता है रिटेल मेथड में आपको यही करना है। आप मान लो मैं कहता हूं भाई साहब रिटेल मेथड में बिस्किट बेचता हूं, मुझे नहीं पता बिस्किट की कॉस्ट कितनी है, तो मैंने कहा भाई साहब बिस्किट 10 रुपए का बेचता हूं, इस 10 रुपए के बिस्किट में 10% का मेरा मार्जिन है तो कॉस्ट कितनी हो गई मेरी, 9 रुपए हो गई। बात समझ में आती है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। इसके आप क्वेश्चन देख लोगे तो आपके बात समझ में आ जाए। अच्छा उसके बाद में हमने कहा भाई साहब अगर आपका इन्वेंट्री है इंटरचेंजेबल है, मतलब एक की जगह दूसरी भी आप दे सकते हो, बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगा सकते हो, नॉन हिस्टोरिकल लगा सकते हो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन से होते हैं आपका, देखो फीफो और वेटेड एवरेज, ये आपको पता ही है कि कौन सा होता है। फीफो और वेटेड एवरेज आपको पता है, ठीक है। रिटेल इन्वेंट्री और स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है, बात समझ में आती है। सर अगर इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरीली भी इंटरचेंजेबल है, चेंज नहीं कर सकते तो क्या होगा, तब तो भाई साहब आपको वही पुराना वाला देसी मेथड लगाना पड़ेगा ना, हर इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी 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 लगी सबको अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, हाँ तो भाई लगाएगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कहां पे होता है सर, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की जो शॉप्स होती है ना वहां पे आप देखोगे अगर सुनार के पास में 1,000 गले के सेट है ना, 1,000 गले के सेट, नंबर ऑफ सेट उसके पास में इन्वेंट्री के तौर पे पड़े हुए हैं, तो हो सकता है वो 1,000 के 1,000 अलग हो, बिल्कुल अपने आप में यूनिक हो, हर एक यूनिक हो। मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक सेट की जगह दूसरा सेट पकड़ा दे। मान लो आप खरीदने गए, आपने कहा भाई ये वाला सेट पसंद आया तो वही देना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता हाँ छोटू पीछे से निकाल के इसके जैसा दूसरा ला दे, होगा ही नहीं, वही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि आपका नॉट ऑर्डिनरीली भी इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री, तो वहां पे कैसा करना पड़ेगा भाई, वहां पे शॉर्टकट लगा ही नहीं सकते ना आप, क्योंकि हर इन्वेंट्री अपने आप में अलग है, हर इन्वेंट्री अलग है तो उसकी कॉस्ट भी अलग है, ठीक है। कोई भी सेम नहीं हो सकती क्योंकि स्पेसिफिकेशन, वर्जन, फीचर
सब सारे सेट्स के अलग अलग होंगे, कुछ ना कुछ डिजाइन का, वेट का, कुछ ना कुछ क्वालिटी का, कैरेट का, कोई 22 कैरेट है, कोई 24 कैरेट है, कोई 18 कैरेट है, किसी ना किसी तरीके से वो अलग होंगे, ठीक है। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, इस तरह की इन्वेंट्री आपकी ऑर्डिनरीली भी इंटरचेंजेबल नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। नॉर्मली आपका क्वेश्चन ना इसी से आता है, जो आप क्वेश्चन पूछता है ना आपसे एग्जाम में, वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के हिसाब से करता है कि भाई साहब एक इन्वेंट्री है, उसको बना रहे हो तो कैसे करोगे, उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो हम कहते हैं इसकी परचेज कॉस्ट, इसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इस पर कितना वेरिएबल ओवरहेड लगा, इस पर कितना फिक्स्ड ओवरहेड लगा, उसकी कैलकुलेशन कर करके फिर आप निकालते हो। आप ये नहीं कहते हाँ इसके जैसा एक रखा हुआ है वो इतने बनाता तो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगा के ही कर दे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा यहीं से आएगा, बात समझ में आती है। चलिए उसके बाद में हमने बात करी रिवर्सल ऑफ राइट डाउन, ठीक है। तो हमने कहा भाई साहब इन्वेंट्री को आप किस पे वैल्यू करते हो, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। मैंने कहा भाई साहब कॉस्ट अगर आपकी 100 रुपए, एनआरवी अगर आपकी 80 रुपए है, तो आप वैल्यू कितने पे करोगे, 80 रुपए पे। अच्छा बाय डिफॉल्ट जो इन्वेंट्री किस पे दिख रही होगी, पहली बार जब इन्वेंट्री हम दिखाई तो पहली बार तो कॉस्ट पे दिख रही होगी, जो मेरी जेब से जितना पैसा लगा उस इन्वेंट्री को बनाने में, वही तो मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट में दिख रहा होगा ना। अब उस कॉस्ट को मान लो 100 रुपए मेरी जेब से लगे तो 100 रुपए की कॉस्ट होगी, इस 100 रुपए को मैं एनआरवी से कंपेयर किया, मैंने 100 रुपए का एनआरवी से कंपेयर किया तो एनआरवी आई 80 रुपए, ठीक है। तो व्हिचएवर इज लोअर 80 रुपए, इसका मतलब बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितने की दिखनी चाहिए, 80 रुपए की, दिख कितने दिख रही है 100 रुपए की। तो इन्वेंट्री को 100 रुपए से 80 रुपए पर राइट डाउन करना पड़ेगा, 20 रुपए पीएल में उठा के डालने पड़ेंगे। बात समझ में आती है। इसके रिवर्सल की बात करता है, तो इसका रिवर्सल भी उतना ही करना है जितना पहले राइट डाउन किया था, उससे ज्यादा का रिवर्सल नहीं हो सकता, ठीक है भाई। इतनी सी बात यहां पे बताता है। ये 3 मैंने केसेस कर रखे, 3 ईयर के रूप में 3 अलग अलग केसेस हैं, ये आप देख लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद भाई साहब एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के हिसाब से कि भाई अगर एक एक इन्वेंट्री को पकड़ पकड़ के निकालना पड़े कितनी कॉस्ट लगी तो कैसे निकालेंगे। नॉर्मली यही से आपका क्वेश्चन आता है जो मैं आपको पीछे बता रहा था। तो हमने कहा भाई साहब यहाँ पर आप मटेरियल की कॉस्ट ले लोगे, कन्वर्जन कॉस्ट ले लोगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में झमेला होता है, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी व्हिचएवर इज हायर के बेसिस पे आपको निकालना होता है, बाकी बचा हुआ जो आपका कॉस्ट है वो आपका पीएल में चला जाता है। उसके अलावा हमने बोला भाई साहब इसके अलावा भी, इनके अलावा भी ये जो आपकी कॉस्ट है ये तो आपका आएगी ही इन्वेंट्री की कॉस्ट में, इसके अलावा भी अदर कॉस्ट जो है आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वो भी आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाएगा। उस इन्वेंट्री कॉस्ट में आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट अगर कुछ है तो आप माइनस कर दोगे, वो कैसे निकलेगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट करके निकल जाएगा। कोई आपका अगर प्रोडक्शन का स्क्रैप है, प्रोडक्शन का स्क्रैप, तो वो भी आप माइनस कर दोगे, नेट कॉस्ट आपकी आ जाएगी ए माइनस बी माइनस सी करके। अब इस नेट कॉस्ट को एलोकेट कर दो, अगर आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो ये मैंने एक जनरल फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है, हर जगह काम में आएगा, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट एलोकेट कर दो आप इस कॉस्ट को सेल्स वैल्यू के रेशियो में ज्वाइंट प्रोडक्ट के, अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट का केस है तो। बात समझ में आती है। यहाँ पे आपका डिस्क्लोजर्स वगैरह हमने बता दिए, अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी क्या लगी है वो आप बता दोगे, रॉ मटेरियल क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आपका एनालिसिस ऑफ कैरिंग ऑन, जो कैरिंग ऑन बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का दिख रहा है उसमें से रॉ मटेरियल कितना, डब्ल्यूआईपी कितना, फ्रेश गुड्स कितना, उसका वेरिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट रिकॉग्नाइज इन पीएल कितना करा, एक्सपेंस के तौर पे, राइट डाउन के तौर पे, ठीक है, रिवर्सल के तौर पे वो कितना करा वो आपको सारा बताना पड़ेगा। इन्वेंट्री कैरीड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कौन सी इन्वेंट्री वो आपको बताना पड़ेगा। कोई अगर आपने इन्वेंट्री प्लेज की हुई है सिक्योरिटी में तो वो आपको बताना पड़ेगा डिस्क्लोजर के तौर पे। उसके बाद में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपने बात करी है इंड एस 2 और एस 2 की, तो इसका मैं आपको अभी सिंपल सा बताया, तो आगे वाले रिवीजन वीडियो में इस चीज को हम कवर नहीं करेंगे, आप पहले से खुद करके रख लेना। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इन्वेंट जो जब आप भी डिफरेंस देखोगे ना इंड एस में और एस में, तो 10 में से 8 केसेस में आपको क्या मिलेगा, 10 में से 8 केसेस में आपको ये मिलेगा भाई साहब इस मैटर पे इंड एस 2 ये कहता है कि इस चीज को ऐसे ट्रीट करना है, और इस मैटर पे एस कुछ कहता ही नहीं है। 10 में से 8 केसेस में ऐसा ही मिलेगा, तो डिफरेंस किसी काम का नहीं है, ध्यान से पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंडेस 2 कुछ कहता होगा उस मैटर पे। 10 में से 8 केसेस की बात करूं, 2 केसेस में एक्सेप्शन है बात करूंगा, और उस पर्टिकुलर मैटर पर एस कुछ कहता ही नहीं होगा, तो कंपेयर क्या करोगे अभी, कंपेयर तो तब करोगे ना जब एस कुछ कहता हो, कुछ और कहता हो, और इंडेस कुछ और कहता हो। एस कुछ कह ही नहीं रहा उस मैटर पर, इंडेस कुछ कह रहा है, तो कंपेयर ही क्या बचा, ठीक है। 2 केसेस में क्या होगा कि इंडेस कहता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे करना है इसका ट्रीटमेंट, एस कहता है नहीं ऐसे करना है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आएगा एस में और इंडेस में, ठीक है। तो 10 में से 2 केसेस में आएगा, ज्यादातर जितनी भी आप कंपैरिजन पढ़ोगे ना तो वहां पर ऐसे ही मिलेगा, और बड़े सारे तो इंडेस ही ऐसे हैं जिनका करस्पॉन्डिंग एस ही नहीं है कोई, तो वहां तो डिफरेंस आएंगे ही नहीं।
और जहां पर डिफरेंस है भी, वहां पे मैं कह रहा हूं 10 में से 8 केसेस में ऐसा मिलेगा आपको कि इंड एस कुछ कहता होगा उस पर्टिकुलर मैटर पे और एस उस पर्टिकुलर मैटर पे कुछ कहता ही नहीं होगा। 10 में से सिर्फ 2 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इंड एस कुछ कहता होगा और एस उस पर्टिकुलर मैटर पे कुछ और कहता होगा, जो कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो आपको समझना है। मैं ठीक है, मैंने आपको समराइज करके शॉर्टकट बता दिया किस तरीके से आप डिफरेंसेस को कवर कर सकते हो, क्योंकि ये आपका सिलेबस का पार्ट है, तो डेफिनेटली इसको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि इसको आप छोड़ के चले जाओ कि ये सी कैटेगरी है तो आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, चलिए मैं आपको अब एक दो चीजें और बता देता हूं, एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं। स्टडी मटेरियल में मैं आपको 2-3 चीजें और हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चंस बेसिकली दिखाने हैं मुझे। हाँ देखो, एक तो आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका एक क्वेश्चन देख लो। यहां पे देखो कहता है कि बिजनेस का जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना वो आपके कितने हैं, 10 लाख रुपए पर एनम। ये क्या होंगे सर, रेंट मान लो। ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी आपकी कितनी है, 1 लाख यूनिट पर एनम आपका नॉर्मल प्रोडक्शन है। एक्चुअल में आपने कितने बनाए, 75,000 यूनिट बनाए। ठीक है, अदर कॉस्ट मतलब इस 10 लाख रुपए के प्रोडक्शन ओवरहेड को छोड़कर अदर कॉस्ट मतलब इसमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह सब मिला के 126 रुपए पर यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट बनाने में 126 रुपए लगे। ठीक है, तो अब आपका ट्रीटमेंट कुल मिला के आपने कैसे करना है, 10 लाख रुपए का, उसकी बात कर रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब अदर कॉस्ट तो आपका 126 रुपए आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आप करोगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मतलब 1 लाख और 75,000 विच एवर इज हायर। इसके हायर के बेसिस पे आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे 10 रुपए का। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई साहब 10 लाख रुपए का खर्चा 1 लाख यूनिट पर एलोकेट करो। ठीक है, और इस 1 लाख यूनिट में से 75,000 यूनिट ही सिर्फ बनी है, बना सकते थे 1 लाख, 75,000 यूनिट बनी है, तो आप क्या करोगे, 75,000 यूनिट का 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए आप क्या करोगे, इन्वेंट्री कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर दोगे। सर 2.5 लाख रुपए का क्या होगा, 2.5 लाख रुपए आपका पीएल में चला जाएगा। बात समझ में आती है, 2.5 लाख रुपए आपका पीएल में चले जाएगा। तो देखो 10 लाख रुपए एक्चुअल में प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड हुए मेरे 10 लाख रुपए, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड बात मतलब है कि आपकी जेब से कितना पैसा गया। भाई जेब से तो मान लो मैंने कहा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेंट है, तो रेंट तो मैंने 10 लाख रुपए अपनी जेब से दिया ना, इस 10 लाख रुपए में से इन्वेंट्री में कितना ऐड करूंगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री में 7.5 लाख रुपए ऐड करेंगे और बाकी 2.5 लाख रुपए पीएल में चले जाएंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट लॉस। तो ये कैसे होता है ये आप समझना ध्यान से। मैंने कहा भाई साहब ये पीएल है, तो मैंने यहां पर पता क्या करा होगा, यहां पर रेंट दिखाया होगा 10 लाख। ठीक है, इस 10 लाख में से क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 7.5 लाख रुपए इन्वेंट्री में ऐड कर दिए होंगे। ठीक है, जब मैं कहता हूं 7.5 लाख रुपए इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब करने, तो उसका ये मतलब होता है 10 लाख रुपए आपने यहां दिखाया, 7.5 लाख रुपए आपने इन्वेंट्री में इंक्लूड कर दिए। तो अल्टीमेटली आप बताओ खर्चा आपने दिखाया 10 लाख रुपए का और खर्चे को रिवर्स कर दिया, मतलब इनकम साइड में 7.5 लाख रुपए दिखा दिया इसी 10 लाख में से। तो नेट अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली 2.5 लाख रुपए का ही तो डेबिट में इफेक्ट आया कि खर्चा 10 लाख का दिखाया, क्रेडिट में 7.5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, इसका मतलब इनकम दिखा दी। क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने का मतलब इनकम बोल दूं मैं, 7.5 लाख रुपए आपने एक तरह से इनकम बढ़ा दी, तो नेट करके 2.5 लाख रुपए का खर्चा दिखाया। तो 2.5 लाख रुपए अल्टीमेटली पीएल में इंपैक्ट कितने रुपए का बढ़ा, 2.5 लाख रुपए का, तो ऑटोमेटिकली आपका पीएल में चला जाता है। ठीक है, ये बहुत गहरी बात है, मैंने आपको डिटेल में बता दी है। एप्लीकेशन क्या है वो मैंने आपको यहां पर समझाया। आइए आगे चल के, एक आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट वाला कॉस्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट वाला है वो और मैं आपको बता देता हूं। हाँ ये वाला देखो, यहां पर क्या था, यहां पर जो है MP1 MP2 निकला है और उसके साथ में एक बाई प्रोडक्ट निकला है, मतलब 3 प्रोडक्ट। जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चलाया तो 3 प्रोडक्ट निकल कर आए, 2 तो मेन प्रोडक्ट निकल कर आए मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट, और एक बाई प्रोडक्ट निकल कर आया। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट वगैरह दे रखी है आपको, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 1.5 लाख, 90,000, 65,000, 50,000। ठीक है, MP1 के जो प्रोडक्शन हुआ 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, MP2 4,000 यूनिट, बाई प्रोडक्ट 2,000 यूनिट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना पड़ा हुआ है आपका, क्लोजिंग स्टॉक आपका पड़ा हुआ है 250 यूनिट और 100 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक आपका पड़ा हुआ है। MP1 और MP2 का सेलिंग प्राइस कितना है, 60 रुपए और 50 रुपए। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट 20 रुपए का आप बेच सकते हो। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए, ये इरेलीवेंट है, इसका कोई खास काम है नहीं। ठीक है, बाद में उसके बाद में कहता है कि 5,000 रुपए तो आपको रियलाइज हो गया स्क्रैप बेचकर, कुछ स्क्रैप भी बची होगी वो बेच दी। ठीक है, तो स्क्रैप तो देखो स्क्रैप है ना वो मेन प्रोडक्ट है ना बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, पैकिंग चार्जेस आपके 2,000 रुपए लगे, सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस आपके 8,000 रुपए लगे। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट को नॉर्मल ज्वाइंट प्रोडक्ट से अलग करने में 8,000 रुपए लगे, उसको पैक करने में 2,000 रुपए लगे। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, एक तरह से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हो गया। तो उसके बाद में देखो एनआरवी निकालेंगे हम बाय प्रोडक्ट की, तो बाय प्रोडक्ट को बेचा 40,000 का, 40,000 का बेचने लायक बनाने के लिए पहले सेपरेट करना पड़ा ना, तभी तो बेचा होगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ था वो। ठीक है, तो उसको अलग करने में 8,000 का खर्चा आया, तो अलग करने में 8,000 का खर्चा आया, पैक करने में 2,000 का खर्चा आया, तो अल्टीमेटली जेब में कितना पैसा आया, 30,000 रुपए आया।
कॉस्ट कैसे निकालोगे जॉइंट प्रोडक्ट की? हमने कहा भाई साहब 1,50,000, 90,000, 65,000, 50,000, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गई। इसमें से आप बाय प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस कर दोगे 30,000 रुपए, और जो आपका स्क्रैप वैल्यू है वो आप माइनस कर दोगे। तो आप कहोगे भाई साहब जॉइंट प्रोडक्ट नेट में MP1 और MP2 को बनाने में नेट कॉस्ट में कितनी आई? 3,20,000 रुपए आई। बात समझ में आती है? 3,20,000 रुपए की कॉस्ट को आप क्या करोगे? 3,20,000 रुपए की कॉस्ट को MP1 और MP2 के सेल्स के रेशियो में आप एलोकेट कर दोगे। तो MP1 और MP2 का सेल्स का रेशियो कितना है? हमने कहा भाई साहब 5,000 यूनिट है। हमने कहा भाई साहब 5,000 यूनिट MP1 के 60 रुपए का बिकेगा, तो इसका मतलब 3 लाख का बिकेगा। 4,000 यूनिट MP2 के 50 रुपए का बिकेगा, मतलब 2 लाख रुपए का बिकेगा। तो इसका मतलब 3:2 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब मैं 3,20,000 रुपए की कॉस्ट MP1 और MP2 में कितने रेशियो में बांट दूंगा? 3:2 में। तो 3:2 में आप बांटोगे तो MP1 की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,92,000 रुपए। MP2 की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,28,000 रुपए। पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है सर, कैसे निकालेंगे? 1,92,000 डिवाइड बाय 5,000। 1,92,000 रुपए की कॉस्ट लगकर 5,000 यूनिट बनाए तो इसका मतलब 38 रुपए। इसका मतलब छुप गया 38 रुपए। 38 रुपए 40 पैसे की कॉस्ट आई, AC 32 रुपए की कॉस्ट आई। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 250 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में, 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 96 रुपए और 32 रुपए। बात समझ में आती है आपका? अगर मान लो इस क्वेश्चन में एनआरवी भी दे रखी होती है MP1 और MP2 की, तो इस 38 और इस 32 को एनआरवी से कंपेयर करते, लोअर जो होता उस पर हम इन्वेंटरी की वैल्यू को दिखाते और जो डिफरेंस होता है वो राइट डाउन करते PL में। बात समझ में आती है हमारे? चलिए आगे बढ़ते। एक दो क्वेश्चन शायद और है जो मुझे आपको बताने हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक टॉपिक है जो मुझे आपको बताना है, ये वाला देख लेना। देखो भाई ध्यान से, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड जो मैंने आपको बताया था ना, उसका एक एग्जांपल यहां दे रखा है, ये देख लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अगर आया तो आराम से हो जाएगा। लॉजिकली चीजों को समझना, रट्टा मत लगाना इसमें। चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन मुझे आपको और कराना है, एक क्वेश्चन कराना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराना है और एक कॉन्सेप्ट और बताना है स्टडी मटेरियल्स। देखो यहां पर सिंपल कह रहा है भाई साहब, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी थी? FG था 1,000 kg, RM था 1,100 kg, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी। उसके बाद में परचेज करा हमने 10,000 kg का 1 लाख रुपए। सर ये परचेज क्या किया? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स? तो भाई परचेज तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल किया होगा, फिनिश गुड्स तो मैन्युफैक्चर करते हैं, परचेज थोड़ी करते हैं फिनिश गुड्स, ठीक है। लेबर लगी आपकी 76,500 की, ओवरहेड फिक्स वाले, ठीक है, 75,000 रुपए, ठीक है। इसका एलोकेशन कैसे होगा? एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर के बेसिस पे। 75,000 उड़ा के आंख बंद करके बता ऐड कर देना कॉस्ट में। 75,000 रुपए का एलोकेशन कैसे होगा? एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर के बेसिस पे एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाएगा, उसके हिसाब से होगा। बात समझ में आती है? हाँ, ये दोनों तो वेरिएबल है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। उसके बाद में हमने सेल करा 10,000 यूनिट 2,80,000 रुपए का। सर ये सेल क्या किया हमने? फिनिश गुड्स किया है, रॉ मटेरियल किया? तो भाई सेल तो डेफिनेटली फिनिश गुड्स ही करेंगे ना। रॉ मटेरियल को अगर सेल करेंगे तो उसको रॉ मटेरियल क्यों खोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अंडरस्टूड होती है, आप ये मत कहना सर ये तो एम्बिग्यूटी है, इसमें तो सेल में आगे लिखा ही नहीं सेल क्या किया। तो सेल तो फिनिश गुड्स ही करते हो, परचेज आप रॉ मटेरियल ही करते हो। बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते। कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आपका कितना है? 15,000 kg ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब नॉर्मल कैपेसिटी आपकी कितनी है? 15,000 kg। सर एक्चुअल कितनी बनाई? तो भाई एक्चुअल निकालनी पड़ेगी ना। आपके पास में 1,000 kg का ओपनिंग में था, 10,000 kg आपने बेच दिया, उसके बाद भी 900 kg का आपका 1200 kg का फिनिश गुड्स बचा, तो आपने कितना बनाया होगा? बैलेंस इन ईयर निकाल सकते हो आप कि कितना बनाया होगा, ठीक है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप निकालो कि कितना आएगा? 10,200 यूनिट आएगा, मतलब 10,200 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन किया। तो जो प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट कितनी? 10,200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का रॉ मटेरियल था, 1,02,000 रुपए की कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी आ गई? 76,500। उसके बाद में हमने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो देखो 15,000 का नॉर्मल कैपेसिटी, 10,200 का एक्चुअल प्रोडक्शन, तो इसका मतलब विच एवर इज लोअर किस पे होगा आपका? 15,000, सॉरी विच एवर इज हायर 15,000 के बेसिस पर आप एलोकेट करोगे। तो आप क्या बोलोगे भाई साहब? 75,000 यूनिट, 75,000 की कॉस्ट में से 51,000 की कॉस्ट आपका कहां आ जाएगी? इन्वेंटरी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई आपकी 229,500। 229,500 तो आपका 10,200 यूनिट की कॉस्ट है ना। एक यूनिट की फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी आ गई? 229,500 डिवाइडेड बाय 10,200, तो आपका कितना हो गया? 22.5 रुपए। लेकिन आपकी एनआरवी 20 रुपए की रखी थी क्वेश्चन में, तो 20 रुपए की एनआरवी, कॉस्ट 22 रुपए, विच एवर इज लोअर 20 रुपए। तो इसका मतलब फिनिश गुड्स को किस पे दिखाओगे आप? 20 रुपए में दिखाओगे। बात समझ में आती है? और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप फिनिश गुड्स को लोअर ऑफ कॉस्ट पे दिखाते हो, मतलब कॉस्ट से कम पर आप बेच पाओगे, ऐसा आपको लगता है, जो कि इस क्वेश्चन में लग रहा है, क्योंकि कॉस्ट 22.5 रुपए आई है, बेच पाओगे 20 रुपए का, तो आप रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे आप दिखाओगे। तो रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने रुपए थी आपकी? 9.5 रुपए थी। बात समझ में आती है? तो 24,000 रुपए आपका क्या हो गया? फिनिश गुड्स हो गया 1,200,
क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए पे दिखाना है, 20 रुपए पे, 20 रुपए पे, ठीक है। और आपका 900 मल्टीप्लाई बाय 9.5 रुपए के हिसाब से 85 तो 50, 32,550 पे आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। टोटल बैलेंस शीट पे जो दिखेगी 32,550 की दिखेगी। चलिए आ जाइए, रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस, ये वाला मुझे आपको बताना है, ध्यान से भी आवाज सुनना। यहां पे क्या था भाई साहब, आप किस तरीके से वैल्यू को प्रॉफिट लॉस में आप ट्रांसफर करोगे, मतलब आप इन्वेंट्री को प्रॉफिट लॉस में कब ट्रांसफर करोगे। तो हमने कहा जब वो बिक जाएगी, जब बिक जाएगी तो करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू आ जाएगा पीएल में। तो रेवेन्यू के मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से करस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी आनी चाहिए। तो सीओजीएस के फॉर्म में हम करस्पॉन्डिंग कॉस्ट दिखाते हैं, मतलब इन्वेंट्री की एंट्री क्या करेंगे पीएल में ले जाने की, पीएल डेबिट टू इन्वेंट्री। तो जैसे मैं पीएल डेबिट टू इन्वेंट्री करूंगा तो टू इन्वेंट्री करेंगे, इन्वेंट्री बैलेंस शीट से खत्म, और वो कहां आ जाएगी, पीएल डेबिट कर दिया मतलब खर्चा बढ़ गया, उस इन्वेंट्री से खर्चा बढ़ा देंगे। पीएल डेबिट टू इन्वेंट्री जैसे भी करूंगा तो वो आपका पीएल में इन्वेंट्री आ जाएगी, और करस्पॉन्डिंग सेल आपका रेवेन्यू में दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो आपका सेल होगा, इन्वेंट्री आपका उसमें आ जाएगी, पीएल में चली जाएगी, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है हमने इन्वेंट्री बेची ना हो, कुछ और कर दिया हो उसका, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा, तो देखो अगर मान लो मैंने इन्वेंट्री से अपना पीपी बना दिया, तो इन्वेंट्री की वैल्यू कम कर दो, पीपी की वैल्यू बढ़ा दो, मतलब पीपी डेबिट टू इन्वेंट्री, फिर आपका पीएल में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपनी ही इन्वेंट्री से अपने लिए ही एक पीपी बना दिया, ठीक है। तो वो उसका मैं इस तरीके से ट्रीटमेंट करूंगा। इसके लिए मैं मेरे पास एक एग्जांपल है आपको, वो बता देता हूं। तो देखो यहां पे मैंने कहा इन्वेंट्री कॉस्ट है 20,000 रुपए, जो इंड AS 2 के हिसाब से, वो कंज्यूम कैसे हुई, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, पीपी बनाने में कंज्यूम हो गई। पीपी बनाने में अदर कॉस्ट लगी 80,000 रुपए, ये इंड AS 16 के हिसाब से लगी होगी, ठीक है। सच इन्वेंट्री नीड टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो अब पीपी की कॉस्ट टोटल कितनी हो गई, 1 लाख रुपए, 20,000 की इन्वेंट्री लगी, 80,000 की अदर कॉस्ट लगी, तो पीपी की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कहां दिखेगी, बैलेंस शीट पे। अब इस 1 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, भाई ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो डेप्रिसिएशन मान लो 5 साल की यूजफुल लाइफ है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। तो जो 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन के रूप में पीएल में पीपी की कॉस्ट जा रही है, तो इस 20,000 में वो जो 20,000 की इन्वेंट्री कैपिटलाइज करी थी उस पर भी तो डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली पीएल में इन्वेंट्री चली जाएगी, डायरेक्टली वन शॉट में नहीं जाएगी अगर आप पीपी में करोगे तो, ठीक है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे तो रिकॉग्नाइज एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं, आपने पीपी में कैपिटलाइज कर दिया, इन्वेंट्री में से खत्म कर दिया, एक हेड से निकाल के वैल्यू को दूसरे हेड में आपने डाल दिया था। जो आपका इन्वेंट्री है वो पीएल में तो गई नहीं। तो भाई अगर आप पीपी में कैपिटलाइज करोगे तो डेप्रिसिएशन के रूप में आपका फिर पीएल में जाएगी वैल्यू। बात समझ में आती है, वो कैसे जाएगी वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, डेप्रिसिएशन के रूप में जाएगी। चलिए उसके बाद डिस्क्लोजर हमने बता दिया था आपको, ये इंडेस आपका यही खत्म हुआ। 37 मिनट्स आपको लगे, लगभग इतने ही मिनट में हम सारे इंडेस कवर कर लेंगे जो इस लेवल के होंगे। बात समझ में आती है। चलिए मिलते हैं अगले इंडेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।